फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बौद्धकालीन शिक्षा, मठ व विहार। तो 5वीं शताब्दी पूर्व जो जनजीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाई थी, ऐसी शिक्षा थी वैदिक काल की या ब्राह्मणी शिक्षा, और उसमें दोष उत्पन्न होने लगे थे। लेकिन उससे एक शताब्दी पहले ही और महात्मा बुद्ध ने भारत भूमि पर जन्म लिया था। तो महात्मा बुद्ध ने उस समय और बौद्धकालीन शिक्षा का प्रसार किया, और वैदिक कालीन शिक्षा से अलग हट करके ये शिक्षा थी। और इस शिक्षा का जो समय रहा वो लगभग 1500 वर्षों से भी अधिक रहा। उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा की प्रतिद्वंदी थी, लेकिन अनेक बातों में उसके समान भी थी। यानी बहुत सी चीज़ें उसमें समानता लिए हुए थी और बाकी जो है वैसे डिफरेंट थी। भारत में क्या था, श्रमण की परंपरा थी और बौद्ध धर्म का जन्म उसी परंपरा के आधार पर बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। इसके जो संस्थापक थे, ये शाक्य मुनि बोले जाते हैं, ये महात्मा गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है। तो ये जो थे ये बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के संस्थापक रहे हैं, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम था एक लुम्बिनी, और उस जगह में इनका जन्म हुआ था जो नेपाल में है। समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म था। ये बौद्ध धर्म जो था वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म था। और उस समय में संप्रदाय जो पनपे थे बौद्ध धर्म के अंतर्गत, वो थे एक तो हीनयान, जिसको थेरवाद के नाम से भी जाना जाता था, एक महायान और एक था वज्रयान। ये 3 संप्रदाय थे। और गौतम बुद्ध ने जो है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए यानी ईश्वर में विलीन होने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। जो उनका वो था वो अष्टांगिक मार्ग था। और बुद्ध ने वैदिक शिक्षा के सिद्धांत के साथ ही आचरण पर भी अधिक बल दिया था, और समाज की शिक्षा को एक नई दिशा जो थी वो प्रदान की थी। अब आती है बौद्ध काल में शिक्षा की व्यवस्था। यानी जिस तरीके से हमारे वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था थी कि उसमें क्या था कि 2 भागों में, वैदिक काल की भी शिक्षा 2 भागों में बटी हुई थी कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अंतर्गत। तो इसी तरीके से बौद्ध काल में भी समान 2 भाग थे, बिल्कुल वैदिक काल की तरह। एक तो थी प्राथमिक शिक्षा और एक थी उच्च शिक्षा। और दोनों ही प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत लौकिक और धार्मिक, यानी जो दिखाई दे रहा है वो भी, और जो धर्म से संबंधित है, आध्यात्म से संबंधित है वो भी, दोनों ही प्रकार की शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दी जाती थी, और बौद्ध भिक्षु ही इसका संचालन करते थे। और उस समय में जो उनका मुख्य ग्रंथ था या है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक के नाम से जो ग्रंथ है वो मशहूर है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या था कि ये जो शिक्षा थी वो समाज के सभी वर्गों के लिए थी। उसमें कोई भी ऊंच नीच जात भेदभाव नहीं था, बल्कि सभी वर्गों के बालकों के लिए वो अनिवार्य की गई थी। और सभी को मठ में जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, और उसमें प्रवेश की जो आयु होती थी वो 6 वर्ष निर्धारित थी। 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था तो मठ में प्रवेश करता था। और जो बालक की जो प्रारंभिक 6 माह में, उस बच्चे को 6 माह के अंतर्गत, 6 वर्ष का जो बच्चा है उसको 6 माह के अंतर्गत सिद्धिरस्तु नामक की एक बालपोथी थी, या कह सकते हैं कि एक जिसमें वर्णमाला थी, तो सिद्धिरस्तु नाम था उसका अध्ययन करना होता था। उसे 6 माह में कंप्लीट करना होता था। और इस पुस्तक में 12 तो अध्याय थे और 49 वर्णमाला के अक्षर थे। और 16 माह के बाद, जब 16 माह हो जाते थे बच्चे को वहाँ रहते रहते, और 16 माह के बाद उसे भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, आध्यात्मिक शिक्षा, शिल्प कला और आदि का अध्ययन कराया जाता था। इन सब चीज़ों का उस समय में, यानी 6 वर्ष के ही बालक को
या 16 माह हो गए तो वो 7 वर्ष का हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 वर्ष का। तो उसको इन सभी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता था। चिकित्सा शास्त्र का इसलिए कराया जाता कि थोड़ा बहुत उसको मेडिकल क्षेत्र का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, थोड़ा तर्कशास्त्र भी। और उस समय जो शिक्षण कार्य की जो भाषा थी वो थी पाली, जो जन की भाषा थी, जनों की, जो लोगों की भाषा थी पाली, वही उसी भाषा में उनको शिक्षण कार्य कराया जाता था। और जो शिक्षण की जो विधि थी वो सब कुछ मौखिक थी, मौखिक रूप में उस समय में शिक्षा दी जाती थी। दूसरा था उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा तो यही थी। उच्च शिक्षा, जब प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट कर लेता था बच्चा तो उस समय वह उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रवेश लेता था। और ये शिक्षा जो है ये भी मठों में ही दी जाती थी, ये शिक्षा भी मठों में दी जाती थी। और इस स्तर पर फिर बालक को आगे बढ़ाया जाता था, यानी जो अक्षर ज्ञान वहाँ से करके आया उसके आगे उसे व्याकरण का ज्ञान कराना, ज्योतिष का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, औषधि विज्ञान का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान कराया जाता था। और शिक्षा जो थी वो दोनों ही विधियों में थी, लेखन की भी थी और प्रायोगिक थी, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ और लिखने का और इन सब चीज़ों का आविष्कार, कलम का आविष्कार हो चुका था, तो लिखना भी सिखाया जाता था और प्रैक्टिकल भी उस समय में कराया जाता था, कह सकते हैं आप। तो और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मठों में जाते थे, और उन मठों में क्या था कि विदेशी लोग भी बहुत पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि उस समय में जो भारत की जो शिक्षा थी वो उच्च शीर्ष पर थी। भारतीय शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोरिया, चीन, जापान, जावा, इन देशों से भारत आते थे शिक्षार्थी जो थे। और उस समय में जो विश्वविद्यालय थे वो बहुत ही उन्नत किस्म के थे, बहुत ही अच्छी शिक्षा उनमें दी जाती थी और वो बहुत फेमस थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदल, ओदंतपुरी, तक्षशिला, मिथिला, नादिया, ये सभी जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये तक्षशिला तो वैदिक शिक्षा का भी केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र रहा था, और उच्च जो है बौद्ध शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा था। नालंदा में भी इसी तरीके का की शिक्षा थी कि पहले वैदिक शिक्षा का इसमें प्रचलन था और उसके बाद में फिर इसमें बौद्ध शिक्षा का प्रचलन होने लगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में जो है राजगीर प्रांत में स्थित था और 8 मील दूर था राजगीर प्रांत से। और जिस समय ह्वेनसांग यहाँ पढ़ने आया था, चीनी यात्री था ये ह्वेनसांग जो था, जो चीनी छात्र था, जो जब इसमें नालंदा में पढ़ने के लिए आया था, उस समय इस नालंदा में 5000 भिक्षुक थे, 5000 इसमें कार्य करते थे। एक द्वार पंडित हुआ करता था जो प्रवेश परीक्षा लेता था मौखिक रूप से, और उसके बाद ही जब द्वार पंडित उस प्रवेश परीक्षा में बालक को पास कर देता था या वह उसमें सफल हो जाता था बालक, तब जो है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रवेश लेता था। और उस समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, वेद, व्याकरण और ज्योतिष, इन सभी की शिक्षा जो है वो दी जाती थी। और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ था कि एक मुस्लिम शासक आया जिसने भारत पर आक्रमण किया था, और उस शासक ने, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कंट्री से या उसके देश से ज़्यादा कोई डेवलप हो सके, प्रगति कर सके। ठीक है। अगला जो था, अब वल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो पूर्वी काठियावाड़, काठियावाड़ कहाँ है, ये है आपका गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ में वला नामक स्थान था जहाँ पर ये स्थित था, और ये पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। उसके बाद विक्रमशिला, विक्रमशिला इसका स्थान भी उत्तरी मगध में गंगा तट पर था, और इसमें 108 तो भिक्षुक थे और 3000 छात्र थे। इसे भी खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, क्योंकि ये नज़दीकी थे, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, नालंदा और विक्रमशिला में बहुत अधिक दूरी नहीं थी, ये बहुत पास ही थे, तो दोनों ही साथ साथ उसने नष्ट कर दिए थे, जबकि ये शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। अगला है नादिया विश्वविद्यालय। नादिया जो था वो स्थान इसका था पूर्वी बंगाल में, नादिया नामक स्थान पर ये स्थित था, और राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में ये संचालित होता था, और 11वीं शताब्दी में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसके बाद जगदल विश्वविद्यालय था। जगदल विश्वविद्यालय जो था ये आज के समय जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के धामिर हाट उपजिला है, उपजिला के जगदल गांव में, धामइर हाट उपजिला के जगदल गांव में
के निकट स्थित था ये, और 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के मध्य तक ये बहुत उत्कर्ष रहा, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय रहा। और इसकी जो स्थापना कराई थी वो पाल वंश के अंतिम राजाओं ने कराई थी। पाल वंश के अंतिम राजा संभवतः रामपाल ने इसकी स्थापना कराई थी। इसके बाद आता है ओदंतपुरी, ये बिहार में ही था। जो ओदंतपुरी नाम है ये प्राचीन बिहार का नाम था, और ये बिहार के उद्दंडपुर में स्थित था। उद्दंडपुर जगह है बिहार में जहाँ ये स्थित था, उसी की वजह से इसका जो नाम पड़ा था वो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय पड़ा था। और ये 8वीं सदी के मध्य में इसकी स्थापना हुई थी। और बंगाल और बिहार के जो पाल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी, गोपाल नाम था जिनका, उन्होंने ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और ये नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसे भी खिलजी ने ही नष्ट किया था। उसके बाद आता है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका जो स्थान था, तो जो आज के समय में पाकिस्तान में रावलपिंडी जगह है, उससे 20 मील पश्चिम में, 20 मील की दूरी थी, पश्चिम में ये स्थित था। और अनेकों शताब्दियों तक, बहुत समय तक ये पहले वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा और बाद में बौद्ध शिक्षा का। 600 ईसा पूर्व में ये अपने चरम पर था। इसकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत पराकाष्ठा पर थी, और यहाँ विदेशों से भी छात्र यहाँ भी पढ़ने के लिए आया करते थे। और उसी समय इसी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो देन है वो है, एक तो राजनीतिक के जो कुशल राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, जिनका आज भी नाम लिया जाता है, एक अर्थशास्त्री थे कौटिल्य, एक बुद्ध के चिकित्सक, जो गौतम बुद्ध के चिकित्सक थे, जो डॉक्टर थे कहना चाहिए, वैद्य थे, वो जीवक, वो इन्हीं जगहों के पढ़े हुए थे। और जो है इन्हीं जगहों के ये पढ़े हुए थे। और इन्हीं के साथ में थे जो महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र, ये इसी संस्थान से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, इसी संस्थान की उपज थे। और 5वीं शताब्दी में एक जाति थी हूण, बहुत ही बर्बर किस्म की जाति थी। उस हूण जाति ने इसका विनाश कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त शिक्षा के जो अन्य केंद्र थे, शिक्षा के जो अन्य क्षेत्र थे या अन्य केंद्र थे, वो थे एक तो स्त्री शिक्षा। उस समय में स्त्री शिक्षा पर बल तो दिया गया था, पर उतना नहीं था जितना कि जो है बाद में स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया गया था। उस समय में भी वैदिक काल की तरह ही स्त्रियों के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य नहीं थी, किंतु कुछ जो कुलीन परिवार की स्त्रियां थीं, जो व्यावसायिक वर्गों से संबंधित थीं स्त्रियां, कुलीन परिवार की, वो जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करती थीं। और उन्हीं की वजह से जो शिक्षा के स्थान थे स्त्रियों के, वो अलग मठों में हुआ करती थी। मठ जो है स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग होते थे। लेकिन अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई बार संघों में भी प्रवेश लिया था। संघ हुआ करते थे उच्च शिक्षा के केंद्र, जिनको कह सकते हैं, जो केवल पुरुषों के लिए थे, जिसमें स्त्रियां प्रवेश नहीं लेती थीं। पर कुछ स्त्रियों ने अपनी योग्यता और पुरुषों के साथ प्रतिद्वंद्विता करके उनके समकक्ष अपना प्रमाण दिया था कि हमें भी उनमें प्रवेश का स्थान दिया जाए, हमें भी उनमें प्रवेश दिया जाए। लेकिन वो भी निर्भर करता था भिक्षुओं के आज्ञा पर। जो भिक्षुक थे उनकी आज्ञा पर निर्भर करता था स्त्रियों का संघ में प्रवेश। और जब वो प्रवेश ले लेती थी तो भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का आदेश दिया जाता था, उपदेश दिया जाता था कि स्त्रियों से आप अलग रहेंगे। तो इस तरीके से जो और उस समय में जो स्त्रियां थीं, सुभा, अनुभा, सुमेधा, ये उसी समय की ये स्त्रियां थीं, बहुत ही सुशिक्षित और बहुत ही अच्छी स्त्रियां थीं। और उसी समय में कालिदास जो कवि थे, उनके बाद एक कवयित्री हुई थी, वो थी विजयंका नाम की। और एक बहुत स्टार प्रचारक जिसको कहा जा सकता है, जो लंका में जाके जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, वो थी संघमित्रा। ये भी शिक्षित महिलाओं के अंतर्गत आती थी। और सामान्य वर्ग की स्त्रियों के लिए कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं था। सेकंड नंबर आता है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। तो व्यावसायिक शिक्षा को 4-5 भागों में विभाजित किया था उस समय में। पहला भाग था भवन निर्माण की शिक्षा, यानी भवनों का निर्माण करने की शिक्षा दी जाती थी। तो उस समय के बौद्ध विहार जो हैं और स्तूप जो हैं, वो इसका आज के समय में बहुत उदाहरण हैं विशेष रूप से। दूसरे नालंदा और विक्रमशिला, ये बौद्ध काल के ही समय के जो वो थे केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे, और ये उसी समय बनाए भी गए थे।
कहा जाता है, उसी समय बनाए गए थे। और इसमें जो शिक्षित व्यक्ति थे उनका जो होता मूर्ति कला और चित्रकला की भी शिक्षा दी जाती थी, जिसका आज भी उदाहरण है अजंता और एलोरा के भित्ति चित्र जो देखने को मिलते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं में, वो बौद्ध काल के ही समय के हैं। इसके अतिरिक्त सेकंड नंबर जो था वो था आपका हस्त शिक्षा। हस्तशिल्प की शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि जो व्यक्ति है वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके अंतर्गत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की शिक्षा दी जाती थी। थर्ड था लाभप्रद व्यवसायों की शिक्षा। लाभप्रद व्यवसायों में जैसे कृषि, एग्रीकल्चर भी पढ़ाया जाता था, वाणिज्य, कॉमर्स पढ़ाया जाता था, लेखन कला सिखाई जाती थी और पशुपालन सिखाया जाता था। तो ये लाभप्रद व्यवसायों में थी। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा थी वो थी प्राविधिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा। तो प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत जो था उसमें आखेट की शिक्षा थी, थोड़ा चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी कि भाई आखेट करते हुए लग जाए तो कैसे हम अपनी चिकित्सा करेंगे। और इंद्रजाल, भ्रमित जिसको कह सकते हैं, भ्रम या मैजिक, आज के समय में जो मैजिक का कार्य था वो भी उस समय में सिखाया जाता था। मैजिक चार्म जो था, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, भविष्य कथन, भविष्यवाणी करना भी सिखाया जाता था। हस्ती ज्ञान, इसको कहते हैं एलिफेंट लोन, हस्ती ज्ञान की भी शिक्षा सिखाई जाती थी। शारीरिक लक्षणों का अर्थ क्या होता है वो सिखाया जाता था। मृत व्यक्तियों को जीवित करने के मंत्र सिखाए जाते थे। इंद्रियों से संबंधित जितने भी कार्य थे उनको व्यवस्थित करना या उन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता था। इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाया जाता था और सभी पशुओं की बोली का भी ज्ञान कराया जाता था। तो ये जो सारी शिक्षा थी ये हमारी प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी। इसके अतिरिक्त जो है चिकित्सा शास्त्र जो था वो विशेष रूप से पढ़ाया जाता था और उसका जो प्रमुख मुख्य केंद्र था वो तक्षशिला था। और वहाँ ये 7 वर्ष में ये शिक्षा दी जाती थी। पूरे 7 वर्ष लगते थे इस चिकित्सा शास्त्र को पढ़ने में। और उस समय के जीवक जो चिकित्सक थे, चरक संहिता आज भी बहुत मशहूर है। जिन्होंने जो वैद्य थे चरक, उन्होंने ही इसको चरक संहिता को लिखा था। एक धन्वंतरी माने जाते हैं, बहुत महान वैद्य थे ये भी। तो ये जो थे ये तक्षशिला से ही पढ़े हुए चिकित्सक थे। आज का अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।